अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पीएमएस का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। पीएमएस का जो बेसिक जो आती हैं वो एक कॉमर्स का पेपर होता है और उसके अंदर डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट है, कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके अलावा बैंकिंग और ये सारा मिक्स हो के आता है ना। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन का। अब टैक्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स। तो इनके जो इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है या इनकम टैक्स लॉ है, उसके ऊपर एक सेलिएंट फीचर्स जो हैं इनकम टैक्स के वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसकी हिस्ट्री भी आ सकती है और वो भी पता होनी चाहिए। इसी तरह एक न्यूमेरिकल जो है इनकम टैक्स का वो आता है और वो बाकायदा आपको प्रॉपर सॉल्व करके देना पड़ता है। एनी हो, आज हमारा जो टॉपिक है वो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है कि ये जो 1979 का इससे पहले जो ऑर्डिनेंस था, उसके बाद जब ये इसको रिप्लेस किया गया 2001 में, तो इसमें जो सेलिएंट फीचर्स थे कुछ तो इनहेरिट किए गए, कुछ जो है वो इसके अंदर न्यू एडिशन हुआ। अब सबसे जो बेसिक है वो इसका बेसिकली तो स्कोप भी आप कह सकते हैं कि स्कोप इसका थ्रू आउट ऑल ओवर पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान की टेरिटोरियल लिमिट्स जो हैं वो आएंगी। तो पहला जो इसका जो मोस्ट इफ़ेक्टिव फीचर है वो ये है कि ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत आया। अब सेल्फ असेसमेंट स्कीम क्या होती है कि जब आपका जो टैक्स पीरियड ख़त्म हो जाता है या टैक्स ईयर ख़त्म हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में जो है वो फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून चलता है, यानी कि जुलाई टू जून चलता है। फिस्कल ईयर ही पाकिस्तान का जो स्टेट का चल रहा है वो बजट के हवाले से वो यही डिफ़ाइन किया गया है। तो उस सूरत में जब ये इसमें चलता है तो आपका जो एक फिस्कल ईयर या एक टैक्स ईयर ख़त्म हो जाता है, जो इनकम ईयर भी है, तो उसके बाद आपको जो है ना वो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपना इनकम का जो जो क्लोज्ड ईयर हो चुका है उसका आपने एक असेसमेंट ख़ुद से करनी है और आपको फॉर्म दे दिया जाता है। पहले ये था कि मैनुअल फॉर्म था और अब जो है वो ऑनलाइन थ्रू आयरिस या इरिस जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए एफबीआर जो है ना अपनी वेबसाइट पे दे देता है। अब उसमें जो मेन सेल्फ असेसमेंट है वो ये है कि भाई आपकी जो इनकम डिक्लेयर आपने करनी है वो एक दफ़ा वंस आप डिक्लेयर करें और आपको वही एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक इसका बेसिक फीचर है, यानी कि इसमें स्टार्ट भी आपका ऑडिट या उस तरह से नहीं होगा, ना ही आपको कोई इशू होगा, बल्कि आप जो डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट उसको मान लेगा। हाँ, फिर असेसमेंट जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको कैलकुलेट करना और फिर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करना। कि सबसे पहले तो इनकम जो है उसको डिफ़ाइन करना कि इनकम जो है वो क्या है और उसको कितनी है जिस पर टैक्स लगेगा। तो उसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक के हेड्स के हिसाब से होंगे, जो कि सेक्शन 11 है जो टोटल इनकम को हमें डिफ़ाइन कर रहा है। उसके तहत फिर 5 सोर्स ऑफ इनकम जो है एक इंडिविजुअल के हो सकते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो अप्लाई होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन जो बेसिक इसका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो डेफिनेशंस का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीएम्बल है और उसके अंदर स्कोप बताया गया है, लेकिन जो सेक्शन 2 है वो बेसिकली डेफिनेशंस का सेक्शन आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये इसका आ गया असेसमेंट का, कि असेसमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो हमने ये सारा इसको डिफ़ाइन करना है कि मेरी इतनी इनकम आई
और ये मेरी एज़ पर लॉ इनकम बनेगी, ये इनकम नहीं बनेगी, इस पर इनकम में मुझे छूट है टैक्स में या नहीं है, ये इस तरह से। तो एक प्रोफार्मा जो है वो आप फिल करके, प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है वो आपने फिल करके अपनी टैक्स की कैलकुलेशन के मुताबिक जो गिवन रेट्स हैं उस पर आपने अप्लाई कर देना स्लैब के हिसाब से। तो ये बहरहाल एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। फिर इसमें असेसमेंट जो आप करते हैं ये एक फर्स्ट असेसमेंट है, ये सेल्फ असेसमेंट है। हाँ, ये एक ज़रूरत के तहत जो है वो या किसी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमेंड भी हो सकती है और उसको चेंज भी किया जा सकता है। फिर वो हमारे पास उसके कुछ लिमिटेड स्कोप है उसका कि आप अमेंडेड असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो वो अमेंडेड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें अंदर आ जाता है कि जब किसी को अगर उसको बुलाकर या देखा जाए या उसको परखा जाए और डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई ना हो तो उसके असेसमेंट जो की या ऑलरेडी जो असेस्ड इनकम है उसको दोबारा से या रीकैलकुलेट या रीअसेस किया जाएगा। तो एक रीअसेसमेंट या रीअसेस्ड का कॉन्सेप्ट और अमेंडेड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना ये लॉ में मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो पहली दफ़ा है वो एक आपका इसमें वो आ जाएगा इसके अंदर। सेकेंडली जो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है, ये वेबसाइट पे मौजूद है कि इट्स अ यूनिवर्सल असेसमेंट, मींस के इसमें ऑल टैक्स पेयर्स के लिए ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम, ठीक है, स्टेटस एंड लोकल लोकेशन और साइज़, यानी कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन सब के लिए एक यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम है। इसमें ये नहीं है कि आप एक के लिए कुछ और हो और दूसरे के लिए कुछ और। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी जो टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज हैं वो 3 बनाई गई हैं। एक इंडिविजुअल की जो एक रियल पर्सन है, उसके अंदर फिर 2 हैं कि एक सैलरीड पर्सन है और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सेकंड जो है वो हमारे पास है एओपी की, यानी कि अगर चंद लोग जो हैं वो कलेक्टिवली और इफ़ेक्टिवली वो वर्क कर रहे हैं, वो बेशक पहले से को वर्किंग पोजीशन में हैं किसी वजह से, जैसे कि एक अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि वो एक जगह पे काम करते हैं और एक बंदे को ऊपर अपना जो है वो सरबराह मुकर्रर करते हैं, जिसको हम हिंदी लफ्ज़ में कर्ता भी कहते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। या फिर पार्टनरशिप में लोग जो है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं और उसमें जो है वो बेनिफिट और प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। तो एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू वो आपस में मिलकर पार्टनरशिप बना रहे होते हैं। तो वो आपका एक आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं जी कि ये आपका जो है वो एक आ गया कि जी वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गई है। और थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है कंपनी की। अब कंपनी में एक जो बिज़नेस डूइंग कंपनी है 1984 या करंटली जो अमेंडेड अब आ गया है 2017 का एक्ट आ गया है, कंपनीज एक्ट, उसके तहत रजिस्टर्ड हो या वो एक एज एन इंस्टीट्यूट काम कर रहा हो या एनजीओ हो, एनपीओ हो, तो कंपनी की डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में डिफाइंड है। उसमें काफ़ी सारे इदारे जो हैं वो शामिल हैं, इवन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी एज अ कंपनी डिफाइन किया गया है, लोकल गवर्नमेंट को भी उसमें किया गया। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 ही कैटेगरीज हैं, उसमें से किसी एक में आपको एज अ टैक्स पेयर जब आना है तो डिफ़ाइन होना पड़ेगा। या आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे जो रियल पर्सनस हैं, और वो सैलरीड और नॉन सैलरीड की 2 आगे आ जाएंगी। इसी तरह से जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अगर इकट्ठा आप काम कर रहे हैं तो उसमें एओपीज़ की कन्फर्म आ जाएगी, और बाकी जितनी भी हैं इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप है उसके अलावा वो सारी की सारी जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो ये 3 तो आपकी कैटेगरीज हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो सब के लिए एक नॉर्मल जो है वो जो प्रोसेस है उससे गुज़रना लाजमी होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है हमारा कि यूनिवर्सल असेसमेंट जो है वो सिस्टम मौजूद है और उसके तहत आपको उस प्रोसेस से लाजमी गुज़रना है। थर्ड जो हमारा बेसिक फीचर है वो मल्टीपल टैक्स रिजीम्स का है। अब टैक्स रिजीम क्या है कि एक सिनेरियो है जिसके तहत आपने कुछ इनकम्स को नॉर्मल कैटेगराइज किया हुआ है।
नॉर्मल कैटेगराइज का मतलब क्या होता है कि आपने उनको एक नॉर्मल इनकम में रखा, तो उसको एक जो जनरल स्लैब्स, जो जनरल रेट ऑफ टैक्स है वो अप्लाई होगा। उसमें इंडिविजुअल का भी है और बिजनेस का जो सैलरीड हैं उनका अलग से, और कंपनीज का अलग से होगा, और नॉन सैलरीज का अलग से होगा। इंडिविजुअल का सैलरीड का, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड और एओपी जो हैं वो इकट्ठी होंगी, और जो बाकी है कंपनीज हैं उसमें ये नहीं कि 3 किस्म के आपके स्लैब कह लें या रेट कह लें जो आएंगे, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, लेकिन जो एक कैटेगरी में जो पर्सन होंगे उनको सबको एक जैसा ही लगेगा। अब इसका अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है ना, वो आपको मैं नीचे एक पॉइंट छोड़ के आप देखेंगे तो वहाँ ग्लोबल टैक्स लिखा हुआ है। तो ग्लोबल टैक्स का मतलब भी यही है कि आपका जो सिस्टम है वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एक पूल में पहले इकट्ठी की जाएगी, और एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इन सब को मिलाकर जो हमारा सेक्शन 11 हमें बताता है कि टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपको कलेक्टिव जो इनकम है टोटल आएगी, और उसमें से कुछ ऐसी जो आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस जो हैं वो हैं जो आपको अलाउड हैं कि आप जो वो कर सकते हैं। कुछ अखराजात हैं या कुछ एक्सपेंसेस कह लें या कुछ पेमेंट्स जो आपने की हुई हैं, उसके अलावा जितनी भी हैं वो टोटल इनकम में से जो डिडक्शन बच के बाकी जो इनकम बचेगी उसको टैक्सेबल इनकम बोला जाएगा। तो हमारे यहाँ टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, और वो ग्लोबल टैक्स के तहत ही है ना, जो हमारा नॉर्मल टैक्स जिस पर स्लैब अप्लाई हो गए। तो वो तो हो गया एक पूल के ऊपर इकट्ठा एक कॉमन रेट जो है वो अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट जो है वो आ रहा है फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम भी एक इसका फीचर है कि कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन पर उन्होंने, जिसको हम पीटीआर भी कहते हैं या फाइनल टैक्स भी कहते हैं। फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि ये टैक्स जो है ये जब आप एट द पॉइंट ऑफ अर्निंग आपसे अगर डिडक्ट हो जाता है तो वो आपका टैक्स एडजस्टेबल नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई ना आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा ना आपकी एडजस्टमेंट मिलेगी। मतलब वो जिधर जहाँ पे इनकम जनरेट होने पे आपका टैक्स कट गया तो वो उधर ही आपका फाइनल है, ना उसने एडजस्ट किसी टैक्स में होना है, ना आपकी वो इनकम एडजस्ट हो सकती है, ना इनकम उस नॉर्मल टैक्स रिजीम में प्लस होगी जैसे नॉर्मल वाली दूसरी इनकम्स प्लस होती हैं। जैसा कि कंपनीज़ का जो डिविडेंड आपको मिलता है या आपका प्राइस बॉन्ड लगता है या इस किस्म के जो विनिंग आप डिफरेंट टाइप्स के जो कंपटीशन या विनिंग राफल्स या लॉटरी या इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर है। बैंकिंग प्रॉफिट का इसी तरह फाइनल टैक्स रिजीम में, तो वो जो बैंक आपका टैक्स प्रॉफिट के ऊपर काट लेगा वो फाइनल होगा, वो एफटीआर में जाएगा और उसको ना आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। और इसके ऊपर सेक्शन 169 बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि भाई आपने ना इनकम को कंपेयर करना है उसके साथ किसी और इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं, ना आपने किसी टैक्स को टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये फाइनल टैक्स रिजीम की। एक थर्ड भी हमारे पास एक आया अपना रिजीम है, और उसका मतलब थर्ड स्कीम या एक तरीक़ाकार है वो है मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम जो है वो एक समझ लें कि नॉर्मल टैक्स रिजीम की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन इस पर एक फ़र्क ये है कि जो इसका टैक्स है वो एडजस्टेबल तो है लेकिन रिफंडेबल नहीं है। मींस कि आपकी अगर एक इनकम है नॉर्मल तरीके से और उस पर टैक्स भी आ रहा है नॉर्मल, और एक इनकम है ऐसी जो कि मिनिमम में फॉल कर गई है और मिनिमम वाली इनकम है। मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि कोई कम से कम, मतलब कम से कम का उस सेंस में नहीं कि आपको ये टैक्स जो है ना वो मिनिमम इतना टैक्स देना था। अब आपकी इनकम अगर कोई और भी है और वो मिनिमम इनकम वाली भी है, जैसे 153 वाली इनकम मिनिमम टैक्स में है, तो इसके दो फीचर जो हैं वो आपने इसमें पॉइंट में याद रखने हैं कि मिनिमम टैक्स रिजीम में जो दो बेसिक फीचर हैं वो ये हैं कि आपका एक तो जो इनकम आपने जनरेट की है उसके अगेंस्ट आपको एक प्रॉफिट लॉस प्रॉपर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको उस पर होने वाले एक्सपेंसेस के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि आपकी अगर इनकम जनरेट हुई तो उस पर जो टैक्सेस हैं वो भी जो एक्सपेंसेस हैं जो उस सिलसिले में हुए हैं जो आपने इनकम जनरेट की है उसकी इनकम पर आपको जो है वो एक जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको लेस करके एक प्रॉफिट निकालना होगा। अगर तो वो एट द टाइम ऑफ जनरेशन या एट द टाइम ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन वो आपकी जो इनकम है उस पर जो टैक्स एक
फ्लैट रेट लगा था फर्स्ट ऑफ ऑल, वो फ्लैट रेट आपकी डिडक्शन हो गई। अब आपने अगर दोबारा उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उस प्रॉफिट को जब टैक्स किया तो वो जो टैक्स था, अगर तो वो आपका जमा शुदा टैक्स जो है वो उससे ज़्यादा निकल आता है तो वो वाला पिछला आपका जो है वो एडजस्टेबल हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर आपका ये वाला टैक्स कम निकलता है तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। यानी कि आपका बिलफर्ज, जैसा कि बहुत सारे ऐसे केसेस में सेक्शन 153 की कुछ इनकम्स हैं, उसके अलावा सेक्शन 233 है, और भी हैं जिसमें आप मिनिमम टैक्स लेते हैं। अब सेक्शन 153 एक की एग्जांपल जो बड़ी प्रैक्टिकल है वो ये है कि एक टीचर जो है वो जब आपका कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में आ जाती है, अब उसकी सैलरी के अलावा उसको वो इनकम मिली। अब जो रेलेवेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी में उसने एक्स्ट्रा ड्यूटी की है एग्ज़ाम की या कोई ऐसी कोई सर्विस परफॉर्म की है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसकी जो इनकम होगी वो रेलेवेंट बोर्ड उस पर, उस इनकम पर एक मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके वो डिडक्शन कर लेगा। उसका रेट भी फिक्स ही होते हैं जैसे एफटीआर में होता है, लेकिन वो टैक्स डिडक्शन करके वो बाकी की रकम दे देगा। अब इसमें क्या फ़ीचर है कि जो नॉर्मल इनकम टैक्स रिजीम में जितनी भी इनकम बनाएगा उसमें वो मिनिमम वाली भी इनकम को शामिल कर देगा। अब जब वो टोटल इंक्लूसिव एक टोटल इनकम बन के एक टैक्स जब लगेगा नॉर्मल वाला, तो वो जो उसने मिनिमम वाला टैक्स दिया हुआ था वो एडजस्टेबल ज़रूर होगा। यानी कि अगर एक इनकम में जो है वो नॉर्मल में और सारा मिलाकर ये मिनिमम वाली इनकम भी जो है वो दोनों को मिक्स करके एक उसका 1,00,000 रुपये टैक्स जो है वो बन रहा है, और 20,000 रुपये अगर बिलफर्ज उसने मिनिमम वाले में जमा कराया हुआ था ऑलरेडी, जो उसका बोर्ड वालों ने या किसी ने डिडक्शन कर ली थी, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। उसको टोटल जो पेएबल निकलेगा वो 80,000 था। अब दूसरी एग्जांपल में ये है कि अगर एक बंदा है उसका था ही सिर्फ मिनिमम और वो ऑलरेडी जमा शुदा है और उसका जो अब टैक्स बन रहा है वो 10,000 रुपये बना है, लेकिन अब उसको रिफंड 10,000 नहीं होगा। तो ये है मिनिमम का कॉन्सेप्ट। यानी कि इसमें इनकम जो है वो पहले बाकी इनकम के साथ मिक्स तो होगी और टैक्स इस हद तक एडजस्ट होगा कि वो अगर जो पेड टैक्स है वो माइनस ज़रूर हो सकता है पेएबल में से और बाकी का पेएबल निकल सकता है। लेकिन अगर जो आपका पेड टैक्स है वो मोर देन पेएबल हो जाए तो वो पेड टैक्स आपका फाइनल ही समझा जाएगा और वो आपका उसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। एफटीआर में क्या था आपने भूलना नहीं है। एफटीआर में क्या था कि एफटीआर जो है वो नॉर्मल टैक्स और मिनिमम की तरह आपस में मिक्स नहीं करना आपने, ना इनकम को मिक्स करना है ना टैक्स को मिक्स करना है। जबकि मिनिमम में ये फीचर है कि वो बाकी जो इनकम है वो मिनिमम की टैक्सेबल टैक्स रिजीम वाली इनकम से वो मिक्स होकर एक टोटल टैक्स भी बनता है और फिर उसके बाद उस टैक्स में से जो है वो माइनस हो जाता है जो आपका मिनिमम टैक्स पेड होता है। अगर मिनिमम टैक्स ही खुद ज़्यादा है इटसेल्फ तो फिर वो वापस नहीं होगा, वो एडजस्टेबल तो होगा। जबकि फाइनल में जो है वो फाइनल में रिफ़ंड भी नहीं होगा और वापस मतलब रिफ़ंड नहीं होना, और जबकि उसने एडजस्ट भी नहीं होना। मींस कि नॉर्मल टैक्स जो है वो एडजस्टेबल भी है और रिफंडेबल भी है, और फाइनल टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है और रिफंडेबल भी नहीं है। जबकि मिनिमम टैक्स जो है वो आपका रिफंडेबल नहीं है, एडजस्टेबल ज़रूर है। तो इस पे आगे बात करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ना है जो कि हमारा है फेडरल लॉ वाला। फेडरल लॉ मींस कि ये ओवरऑल स्कोप ऑफ द टैक्स में ये बात लिखी हुई है कि भाई आपका जो टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की बेशक वो फाटा का एरिया हो, पाटा का हो, या आपका जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या कुछ एजेंसीज़ हैं, या आपका जो प्रोविंसेस पे शामिल है, बलूचिस्तान है, हर जगह पे आपका ये जो है वो इनकम टैक्स का स्कोप ये है कि ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है उसी तरह से जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर टेरिटोरियल लिमिट में ये भी आपका लागू है। तो ये है फेडरल लॉ। ग्लोबल टैक्स का मैं पहले ही बात कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि आपका एक ऐसा निज़ाम जिसके तहत पहले
ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो इकट्ठा होते हैं और कलेक्टिवली फिर एक स्लैब जो है वो नॉर्मल टैक्स के तहत लग जाता है, एक्सेप्ट फाइनल टैक्स वाली इनकम के। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वाली और मिनिमम टैक्स वाली जो हम बात कर चुके हैं वो इसके अंदर आप दोबारा जो है वो कर सकते हैं। एक और फीचर है जी इसका कि कलेक्शन ऑफ टैक्स थ्रू विद होल्डिंग एजेंट्स, कि जो ज़ाहिर है कि हर जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उस तक पहुंचना, जैसे इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है, अब हर एक तक पहुंचना मुश्किल है ना। एक कंपनी अगर उसमें 1000 एम्प्लॉइज़ हैं तो उस कंपनी को अगर ये कह दिया जाए कि आपने टैक्स देना है, तो क्योंकि कंपनीज आर फ्यूअर देन पर्सनस, तो उन कंपनीज को या एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करना आसान है। तो इस वजह से एक बात तो यह है कि बहुत सारा बर्डनाइज करने के बजाय कि बहुत सारा इतनी वसाइल भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कि वो इंडिविजुअली जो है वो कर सके, बल्कि इवन के कंपनीज़ को भी डील करने के लिए भी नहीं बना। फिर वो हम जब हिस्ट्री में या कभी उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो फिर हमारी आगे बात होगी कि इसमें LTUs बने हैं, फिर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट जिसे कहते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर को डील करने के लिए बने हैं ना। तो वो सारा जो है वो इसीलिए बनाया गया कि क्योंकि वो वर्कलोड जो है वो समझ मुश्किल आ रहा था, मैनेज करना मुश्किल था। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो विद होल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये एक किस्म का कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये भी एक फीचर है कि आपने सारा जो टैक्स है वो हर एक से अलग-अलग कलेक्ट करना मुमकिन नहीं है। तो आपने जिन जिन जगह से सोर्स बन रहा है और जिन जगह से जनरेट हो रही है इनकम, उधर से एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन ही आप एडवांस में वो टैक्स जो है ना वो कलेक्ट करवा लें, और जिस बंदे का टैक्स हो वो अपने जब रिटर्न या टैक्स का वो देगा, इनकम टैक्स का गोशवारा जमा कराएगा या टैक्स रिटर्न्स जमा कराएगा, तो यकीनी सी बात है कि वो अपनी जो है वो एडजस्टमेंट उसमें ले लेगा और वो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर वो अपना डिडक्शन करवा लेगा। जैसा कि एक सैलरीड पर्सन है, उसका एम्प्लॉयर जो है वो अगर टैक्स डिडक्ट कर लेता है तो वो सैलरीड पर्सन जब एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड अपना गोशवारा जो है वो जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाएगा, तो लाजमी सी बात है कि जो उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है वो अपने एम्प्लॉयर से लेगा, और क्योंकि एम्प्लॉयर ने वो अपनी टैक्स डिडक्शन जमा कराई होगी, सारी जितनी भी उसने डिडक्शंस की हैं या वैसे भी पेमेंट पर की हैं, कुछ लिमिट्स हैं उस पे पेमेंट में विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लग जाता है, तो वो जितनी भी हैं वो सारी जमा करके वो एक अपनी स्टेटमेंट के थ्रू इन्फॉर्म भी इसको डिपार्टमेंट को करेगा, जिसको हम 165 की स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि वो सेक्शन 165 की जो है ना विद होल्डिंग स्टेटमेंट जाती है ना। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही विद होल्डिंग एजेंट होती हैं। बाकी जो इंडिविजुअल और AOP हैं उनकी कुछ टर्नओवर की लिमिट्स हैं जो कि 100 मिलियन तक अब है, कि उसमें प्रेस्क्राइब पर्सन है जिन्होंने विद होल्डिंग करनी है, वरना वो नॉर्मल हालात में जो एक इंडिविजुअल है उसने विद होल्डिंग नहीं करनी। लेकिन जो कंपनी है वो हर सूरत में जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है। तो उन्होंने क्या करना है कि जो इनकम भी उनके थ्रू जनरेट हो रही है, वो सैलरी इनकम किसी को दे रहे हैं, किसी को जो है वो मतलब पे कर रहे हैं, या कोई और पेमेंट्स ऐसी कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उसका विद होल्डिंग के सेक्शंस जो हैं वो लगेंगे, उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग टू द रेट्स ऑफ द विद होल्डिंग वो विद होल्डिंग ज़रूर करेंगे और अपनी 165 की स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट भी करेंगे क्वार्टरली, और उसको देखेंगे कि ये इस तरह से जो है ना वो होगा। तो ये भी एक फीचर है कि इसमें कलेक्शन थ्रू विद होल्डिंग एजेंट हो रही है। फिर एक और फीचर है कि जो कंपनीज हैं, ख़ास तौर पे सेक्शन 147 हमें एडवांस टैक्स के बारे में बताता है कि आपने एडवांस टैक्सेस कैसे जो है ना वो कलेक्ट करने हैं। तो उसका एक फार्मूला है कि आपने साल के एंड पर जो टैक्स देना है, तो उन्होंने सहूलत के लिए ये टैक्स के अंदर ये फीचर मौजूद है कि आप जो है ना वो पिछले साल की बेस पर जो आपने असेसमेंट की थी, जिसका टैक्स आप दे चुके हैं, उसी तरह की इनकम अगर आपकी है तो आपने उसके मुताबिक जो है वो क्वार्टरली टैक्स डिवाइड करके साथ साथ आप टैक्स देते रहें, बजाय इसके कि आपका एक ही दफ़ा जब साल ख़त्म हो तो फिर पूरे साल का एक ही ह्यूज टैक्स अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए आपको फिर क्या किया, उसने क्वार्टरली डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इनकम टैक्स में जो टैक्स है वो तो लगता है आपकी इनकम पर, और इनकम जो है वो कैलकुलेट एग्जैक्ट तो तभी हो सकती है
जब आपका टैक्स पीरियड क्लोज होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपका टैक्स पीरियड क्लोज होने से पहले पहले आप पिछले साल की इनकम पर पहले 3 क्वार्टर का जो है वो टैक्स दें, और फिर जब लास्ट क्वार्टर में पहुँचें तो क्योंकि आप नियर टू क्लोज हो जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना टैक्स बन रहा होगा, तो उस वजह से आपका जो टैक्स है वो 90% तक जो है ना वो आपका पे होना चाहिए। यानी कि आपका जो टोटल टैक्स है, अगर लास्ट ईयर में 1 लाख रुपए पे जमा हुआ था तो अगले साल में 25-25 हज़ार रुपये आप करके 3 क्वार्टर्स में 75,000 जमा करा दोगे। एक मैं सिंपल बता रहा हूँ, वैसे तो इसका फार्मूला है टेक्निकल, लेकिन ये है कि उसके अंदर वो आपका जो लास्ट क्वार्टर होगा, लेट्स सपोज कि आपकी फिर इनकम ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो वो आपने जो डिफरेंस है वो सारा फिर वहाँ पे कम से कम जो है ना वो पे ज़रूर करना है। तो ये 147 के तहत आपका एक फ़ीचर आ जाता है। फिर एक और फीचर है जी कि एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं इसके अंदर, यानी कि आप जितना भी थ्रू आउट द ईयर टैक्स जो विद होल्ड करवाते हैं वो सारा आपका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है, एडजस्टेबल होते हैं, अनटिल और अनलेस के वो फाइनल टैक्स में ना आते हों। तो ये हमारे पास जो है ना ये एक फ़ीचर है कि आप जितना भी टैक्स जो है वो विद होल्डिंग करवाते हैं या डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक आउट करने के लिए विद होल्डिंग की जाती है, वो एट द एंड आपको सारी एडजस्टमेंट मिलेगी। उसमें जो एडजस्टमेंट है या एडजस्टेबल टैक्सेस हैं उसके अंदर आप जो आपका हर साल बाद जो टैक्स बनेगा, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी भी डिडक्शन करवाई होगी उसको आप माइनस करवा सकते हैं। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट करना, एडजस्टेबल टैक्सेस को डील करना। तो ये भी एक फ़ीचर है। फिर एक और चीज़ है कि आपने जो टैक्सेशन है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी है यहाँ पे, यानी कि एक बंदा है वो अगर इंडिविजुअल है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल तब है कि जो उस साल वो जो है वो यहाँ पर 120 डेज़ कम अज़ कम लास्ट जो टैक्स ईयर्स हैं या लास्ट पीरियड्स हैं उनके और इसके मिलाकर 365 डेज़ उसके कम अज़ कम बनते हों। या फिर दूसरा एक क्राइटेरिया ये है कि अगर उसके 183 डेज़ जो है वो यहाँ पाकिस्तान में गुजरे हों तो वो इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। फिर उसको पूरी असेसमेंट करके देनी पड़ेगी और इनकम टैक्स गोशवारा के साथ साथ अपने असासाजात को भी उसको ज़ाहिर करना पड़ेगा, जितने भी हैं एक से लेकर आखिर तक। जबकि इनकम के सोर्सेज भी सारे उसको डिक्लेयर करने पड़ेंगे और इवन के जो बाहर उसकी इनकम है उसको भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, यानी कि उसको फॉरेन एसेट्स भी करने पड़ेंगे, लोकल एसेट्स भी करने पड़ेंगे और उसके अलावा उसको फॉरेन इनकम भी करनी पड़ेगी, लोकल इनकम भी उसको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर लिहाज से जो है वो यहाँ पे उसके डिक्लेरेशन का पाबंद बन गया। और इसमें जो रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये पाकिस्तानी ये कोई अगर इंडिविजुअल है तो वो पीरियड ऑफ स्टे की बेस पे देखा जाएगा उस टैक्स ईयर के मुताबिक, यानी कि जुलाई टू जून जो चलेगा उसमें देखा जाएगा। एक और बात जो अभी इन्होंने नई डाली है पिछले 1-2 साल से, वो ये भी है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो कि किसी स्टेट में या किसी कंट्री में प्रॉपर स्टे करता ही नहीं है, वो हर वक्त ट्रैवलिंग में रहता है, तो उस सूरत में अगर वो यहाँ भी नॉन रेजिडेंट नहीं है और किसी और जगह यहाँ भी नॉन रेजिडेंट है और हर जगह पे ही वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होने के लिए किसी और जगह का रेजिडेंट होना भी ज़रूरी है ना। तो उस सूरत में अगर वो रेजिडेंट किसी और जगह भी नहीं बन रहा और यहाँ भी नहीं बन रहा तो फिर यहाँ पर वो रेजिडेंट ही तस्वर होगा, उसको फिर एक जगह पे रेजिडेंट ज़रूर डिक्लेयर होगा। तो ये बात भी है। दूसरा ये है कि जो 1 डे है वो उस डेट के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे अगर वो पहुँच गया अगर जिस डेट को, तो वो डेट यहाँ की शामिल हो जाएगी और उसका वो दिन शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पासपोर्ट की जो डेट ऑफ एंट्री है वहाँ से और एग्ज़िट से पता चल सकता है कि वो एक बंदा पाकिस्तान में कितने दिन स्टे किया और कितने नहीं किया। जबकि जो AOPs हैं उनका जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, बेशक वो टोटल हो या पार्शल हो। जबकि जो कंपनीज़ हैं उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, जो मेन हेड ऑफिस है, वो अगर पाकिस्तान में नहीं है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है और पाकिस्तान में है तो वो रेजिडेंट कंपनी है। तो ये इसकी बेस पर फिर ज़ाहिर एक असेसमेंट होती है और फिर आगे चलते हैं। और बहुत सारी लिटिगेशन भी इसी बेस पर हो रही है कि जी फ़लाँ आदमी रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, उसकी बेस पर अब होगा। बल्कि इवन के नॉन रेजिडेंट्स के लिए कुछ सहूलतें भी हैं कि आप
इजी है वो कि आप फाइलर भी हो जाएं और आपका फ़ायदा हो, और आपको जो है वो यहाँ पे कुछ चीज़ों में उस तरह से नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी उनके लिए इश्यूज़ भी हैं बहुत सारे कि वो अगर सही प्रॉपर फाइलिंग नहीं करते और प्रोफेशनल किसी बंदे की खिदमत हासिल नहीं करते, तो यकीनी सी बात है कि उनकी टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसमें सारे फीचर्स, सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शामिल या ऑन नहीं किए जाएंगे या उनको समझा नहीं जाएगा, तो उस वजह से उनका प्रॉब्लम चलेगा। इसी तरह से जो एक और फीचर है वो ये है कि आपको अगर एक साल में लॉस है तो वो लॉस उस साल का ही नहीं है, बल्कि आप उसको अगले साल के प्रॉफिट में भी आप माइनस करेंगे, और उसकी कोई लिमिट्स दी गई हैं, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स की लिमिट्स हैं मैक्सिमम, कि आप जो है ना वो अपना लॉस जो है बिज़नेस का वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर उसमें कैरी फॉरवर्ड करने के कुछ रूल्स हैं, लेकिन ये है कि कर ज़रूर सकते हैं कि आप अगर सेम कैटेगरी के बिज़नेस हों या इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, फिर हम इस पर जो है ना वो बात करेंगे। तो इसमें जो है वो ये मेन हमारे पास जो है ना वो चीज़ आ गई कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है वो एक फ़ीचर है। फिर एक और है कि एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेस जो है, ये भी है कि अगर आपने बाहर कोई एडजस्टमेंट आपने टैक्स पे किया हुआ और यहाँ पर भी आप रेजिडेंट हैं और रेजिडेंट के एज अ रेजिडेंट आप पर टैक्स बन रहा है, तो आपने जो फॉरेन में टैक्स दिया है वो वाला जो है वो यहाँ पर आप अपना उसका कोई फार्मूला है फॉरेन इनकम या फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, कि आप वो लेकर यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहरहाल एक और चीज़ जो इसमें है कि डुअल टैक्स अवॉइडेंस जो है ये भी है कि आप अगर एक जगह पे टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपको इनकम वहाँ से यहाँ आ रही है और वहाँ भी टैक्स हो रहा है और यहाँ भी आप उसी इनकम पे टैक्स देंगे, तो फिर किसी एक जगह टैक्स होगा, उसके लिए आपको टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो लास्ट हमने भी अपने क्लाइंट का बनवाया था कि वो अमेरिका में सर्विस कर रहे थे यूएस में, तो जिन इन कंट्रीज़ के साथ आपका डबल टैक्स ट्रीटीज़ मौजूद हैं या टैक्स के जो हैं वो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं, एमओयूज़ हैं या आपके डीड्स मौजूद हैं, तो उस टैक्स ट्रीटी के तहत या अंडर द टैक्स ट्रीटी आप अपने टैक्स डिपार्टमेंट से उसके विद रेफरेंस टू टैक्स ट्रीटी अपना एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट लें और उस कंट्री में आप जमा कराएं, तो आपको वहाँ पे टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि डुअल टैक्सेशन फिर उस पर नहीं होती। तो इस तरह से इसको कहते हैं डुअल टैक्स अवॉइडेंस। तो ये इसको जियोपार्डी एक किस्म का कहा जाता है क्रिमिनल लॉ में, कि आप एक ही जुर्म की जैसे 2 सज़ाएँ नहीं हो सकती, तो इसी तरह से एक जगह एक ही इनकम की 2 टैक्सेस भी नहीं हो सकते। तो ये था बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमने कोशिश की है कि आपको एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो फीचर्स हैं वो बता दी जाएं और इसके हिसाब से जो है वो चला जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है इंटरेक्टिव सेशन काफ़ी बेहतर रहा होगा। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने सुना और इसको समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।